हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग इसके टाइप्स, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो कैंसर जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पार्ट में कैंसर हो रहा है तो हम लोग उसको क्या समझेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट में अगर कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि अगर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स किस में हुआ, ब्रेस्ट में हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट में एबनॉर्मली तरीके से किसी सेल्स का ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट कैंसर बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से होता है। ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ट्यूमर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसरस नहीं होता, वो स्प्रेड नहीं होता और जगह पे। ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या होता है, कैंसरस होता है और ये दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है और दूसरी ऑर्गन को भी क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो कैंसर होता है वो किससे कॉज होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से कॉज होता है। ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कैंसर सेल है दैट ग्रो इनटू सराउंडिंग टिश्यू और स्प्रेड इनटू डिस्टेंस एरिया। यानी कि जैसे कि मैंने बताया जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक कैंसरस सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है। कैंसरस सेल का क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया और ये क्या करता है कि दूसरे एरिया में जाकर के फैलता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो जैसे स्टेजेस होता है कैंसर का। ठीक है। तो जो स्टेज 4 होता है कैंसर का, उसमें जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हर जगह पे क्या होता है, हर ऑर्गन में फैल जाता है। बोन मैरो हो गया, लीवर हो गया, तो ये सब जगह पे वो फैलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या करता है, मेटास्टेसिस करता है, मेटास्टेसिस करने का काम करता है। लेकिन अगर वही बेनाइन ट्यूमर है तो वो मेटास्टेसिस नहीं करता है और ये कैंसरस सेल नहीं होता है। तो कैंसरस सेल कौन सा होता है, मैलिग्नेंट होता है। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मेनली किस में होता है, वीमेन में पाया जाता है। लेकिन मेन में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो चांस होता है वो किसका होता है, वीमेन में होता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम लोगों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, विमेन्स में बहुत फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है। जैसे कि मसल मास ज़्यादा होता है विमेन में, प्लस मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्रेस्ट फीडिंग और हार्मोनल चेंजेस, तो ये सब ज़्यादा विमेन्स में देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से विमेन्स में ज़्यादा चांस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ठीक है। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर जो मेन कॉमन कहाँ पे होता है, तो लॉब्यूल्स में और मिल्क डक्ट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये हमारा क्या है, लॉब्यूल्स है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है लॉब्यूल्स और ये है मिल्क डक्ट। ठीक है। तो मेन कहाँ पे होता है, मिल्क डक्ट या फिर लॉब्यूल में हम लोगों को ये ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसके टाइप्स के बारे में कि कितने कितने टाइप के हमारे ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है। तो इन सीटू का मतलब क्या होता है, तो इन सीटू का मतलब होता है क्या कि जहाँ पे वो कैंसर, जैसे ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्यूमर है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे था हमारा, ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये ट्यूमर है। अगर ये ट्यूमर इसी जगह पे ओरिजिनेट हुआ है और अभी तक इसी जगह पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्यूमर जो है वो इन सीटू है। यानी कि अभी तक वो स्प्रेड नहीं हुआ, जिस जगह पे वो ओरिजिनेट हुआ है अभी तक कहाँ पे है, वो उसी जगह पे है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ है वो वहीं पे सिचुएटेड है अभी तक। तो क्या बोल रहा है इसमें, इट इज अ नॉन इन्वेसिव कैंसर वेयर एबनॉर्मल सेल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्रेस्ट डक्ट, milk duct. The atypical cells have nothing spread outside of duct into the surrounding tissue.
तो वही बोल रहा है कि ये क्या होता है, एक नॉन इन्वेसिव कैंसर होता है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव मतलब कि दूसरे ऑर्गन में ये इन्वेड नहीं करेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, मेटास्टेसिस नहीं होता, यानी कि जहाँ पे ओरिजिनेट ये हुआ है, जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है अभी तक वो कहाँ पे है, वहीं पे है। ये दूसरी जगह पे सराउंडिंग टिश्यू में फैलने का काम अभी ये नहीं किया, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु। अगर ये डक्ट में हुआ है तो अभी तक ये कहाँ है, डक्ट में ही प्रेजेंट है। अगर ये लॉब्यूल में हुआ है तो अभी लॉब्यूल में ही प्रेजेंट है, एक ही लॉब्यूल में प्रेजेंट है। वो दूसरे लॉब्यूल में क्या हुआ है, उसका मेटास्टेसिस नहीं हुआ, यानी कि वो फैला नहीं। मेटास्टेसिस मतलब फैलना, ठीक है, यानी दूसरे ऑर्गन में, दूसरे टिश्यू में फैलना, यानी अभी तक वो फैला नहीं है। फिर क्या वही बोल रहा है कि इसमें सराउंडिंग टिश्यू में अभी तक नहीं फैलता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु। और ये जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु है, ये क्या होता है, बहुत ही अर्ली स्टेज होता है। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर ये ऑर्गन है और यहाँ पे अगर कैंसर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, अभी तक ये फैला नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज है। और अगर कोई भी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है, इन सीतु वाली स्टेज में, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाएगा, अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाएगा, तो ये क्या होता है, और भी ब्रेस्ट के टिश्यू में या फिर कोई भी और ऑर्गन में क्या हो सकता है, इसको स्प्रेड कर सकता है, यानी कि मेटास्टेसिस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यानी कि पहला हमारा टाइप क्या था, डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु, जिसमें कि क्या होता है, जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है ट्यूमर वहीं पे प्रेजेंट है, अभी वहाँ उसका मेटास्टेसिस नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको अर्ली टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो वो उसका क्या हो जाएगा, मेटास्टेसिस, यानी कि वो और सारे ऑर्गन को इन्फेक्ट करने लगेगा। ठीक है, एक यहाँ पे भी है, जैसे कि ये हमारा लोब है, ठीक है, ये क्या हमारा लोब है और ये क्या हमारा मिल्क डक्ट है। तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु देखिए कैसे लगता है, ये हमारे क्या है, अगर हम लोग इसको देखें लोब को, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, कैंसरस सेल है, यानी कि ये क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये जो बीच वाला ये क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, अब ये क्या है कि अभी ये यहाँ पे ये हो रहा है, फैल नहीं रहा, इधर इधर फैल नहीं रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग किस में देखें, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में देखें, तो ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से अब एक डक्ट से दूसरे डक्ट में अब ये निकलने का कोशिश कर रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि इसका अब क्या हो रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है। तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, यानी कि इन्वेसिव, यानी कि अब ये दूसरे ऑर्गन में क्या हो रहा है, इन्वेड कर रहा है। इन्वेसिव मतलब फैलना, स्प्रेड होना। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एबनॉर्मल कैंसरस सेल्स होता है वो स्प्रेड बियॉन्ड द डक्ट इनटू द अदर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक डक्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये टिश्यू है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और अगर फैल नहीं रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इन सीतु बोलेंगे। और अगर अब ये फैलने लगा है, ठीक है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या होगा, मेटास्टेसिस होगा। अब ये क्या हो रहा है, फैलने लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेड, यानी इन्वेड कर रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है, फैल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, यानी कि अब ये दूसरे पार्ट में भी जा करके फैल रहा है, दूसरे टिश्यू में भी फैल रहा है, दूसरे डक्ट में भी फैल रहा है, दूसरे लोब्यूल्स में भी फैल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब सिंपल सा होता है स्प्रेड, इन्वेड करना, यानी दूसरे ऑर्गन, दूसरे टिश्यू को क्या कर रहा है, ये स्प्रेड कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, ICT is the most common type of breast cancer, making up nearly 70 to 80% of all breast cancer diagnosis। ठीक है, तो हम लोग जब भी लगभग जितना भी हमारे पास केस आता है 70 to 80% हम लोगों के पास कौन सा केस आता है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये काफ़ी टाइम तक, ये वाला जो कैंसर है डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु, ये काफ़ी टाइम तक क्या हो जाता है, अनट्रीटेड या फिर अनडिटेक्टेड, पता नहीं चल पाता है। लेकिन जहाँ की ये और सारे सेल्स में क्या होता है, इन्वेड करना शुरू करता है, स्प्रेड होना शुरू करता है, तो ज़्यादा साइन एंड सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो 70 से 80% जो डायग्नोसिस होते हैं वो इसी स्टेज में होते हैं, इन्वेसिव स्टेज में होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारे के इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो ये क्या है,
Inflammatory breast cancer is an aggressive and fast growing in which the cancer cell infiltrate the skin and lymph vessel of the breast. It often produces no distinct lump or tumor or lump that can be felt and isolated within the breast, but when the lymph vessel become blocked by the breast cancer cells, lymph symptoms begin to appear. तो जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट ये कैंसर होता है, ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है, यानी कि अब जो है इन्वेसिव से क्या हो चुका है, अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो चुका है, और ये जो है अब लिम्फ वेसल प्लस स्किन को भी क्या कर चुका है, फिल्टरेट कर चुका है, यानी कि उसको भी क्या कर चुका है, उसमें भी वो स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम तक हम लोगों को क्या होता है, कोई भी लंप और कोई भी ट्यूमर दिखाई नहीं देता है, लेकिन तो ये जो है लिम्फ और वेसल्स को क्या करता है, जब लिम्फ और वेसल्स में जब ये स्प्रेड होता है तो ये लिम्फ को भी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, लिम्फ वेसल को भी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेस्ट का जो आसपास का एरिया है वो रेड दिखाई देने लगेगा, उसके कलर में, उसके अपीयरेंस में क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो ये क्या था हमारा इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। फिर फोर्थ है हमारा क्या, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि अब क्या हो रहा है कि ये जो कैंसर है वो पूरी तरीके से क्या होगा, अदर बॉडी ऑर्गन्स में भी फैलने का कोशिश करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे ब्रेस्ट में था, ठीक है, यहाँ पे ट्यूमर था, अब ये हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया, ये दूसरी तरफ ऐसे ऐसे पूरे और टिश्यू में फैलने लगा, इन्वेसिव हो गया। ठीक है, इन्वेसिव होने के बाद फिर ये क्या हो गया, इन्फ्लेमेटरी हुआ। अब क्या होगा, मेटास्टेटिस, यानी कि अब ब्रेस्ट से किस में जाएगा, बोन्स में भी जा सकता है, लीवर में भी जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, लिम्फ नोड, स्किन, ब्रेन, अब ये पूरे बॉडी ऑर्गन में मेटास्टेटिस करने का कोशिश करेगा। मेटास्टेटिस मतलब सिंपल सा है कि स्प्रेड होना, पूरी तरीके से फैल जाना पूरे बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेटास्टेटिस होगा, यानी कि जो फोर्थ नंबर है हमारा मेटास्टेटिस ब्रेस्ट कैंसर। फिर आता है क्या हमारा इटियोलॉजी, इसका इटियोलॉजी क्या होगा, तो सबसे पहला हमारा क्या, इस हार्मोन, तो जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांस होता है। जैसे कि अगर कोई लंबे टाइम तक कोई भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसकी वजह से होता है। अगर किसी फीमेल को बहुत जल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तब भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है। प्लस अगर बहुत लंबे टाइम तक मेनोपॉज चलता है, जनरली क्या होता है 45 to 55 तक मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी लेट होता है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। फिर आता है क्या, जेनेटिक फैक्टर, तो दो जीन है हमारे पास क्या, BRCA1 और BRCA2, BRCA1 एंड BRCA2, ये जो दो जीन है अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है या किसी भी तरीके से चेंजेस होता है तो भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस होता है। फिर क्या होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है तो उनमें भी चांस है। प्लस अगर कोई बहुत ज़्यादा एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, हमेशा रेस्ट करता है, या फिर ऐसा उन लोगों को का काम है जैसे कंप्यूटर पर बैठकर काम करना या फिर दिन भर लेटे रहना, दिन भर आराम करना, तो वैसे वीमेन में भी देखा जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर। फिर आता है क्या हमारा, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्या था हमारा इटियोलॉजी, यानी कि कॉजेज कौन कौन से हैं, प्लस रिस्क फैक्टर है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला है जेंडर में हम लोगों को पता है कि वीमेन में ही ज़्यादा होता है, वीमेन मोर वल्नरेबल होती हैं क्योंकि उनमें मसल्स मास ज़्यादा होता है, प्लस मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनमें होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो ये सब होता है। ठीक है, फिर एज, तो अगर हम लोग एज का बात करते हैं तो ये मेनली क्या होते हैं, ओल्डर वीमेन में पाए जाता है। ठीक है, फिर जेनेटिक फैक्टर का अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 5 से 10% जो कैंसर होता है ब्रेस्ट का वो किससे होता है, जेनेटिक
से ये होता है, लिंक होता है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा है जिसको पहले से हो चुका है तो भी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये फिर से किसी को होने का चांस है। फिर है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि अगर एक विमेन को पहले एक ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको दूसरे ब्रेस्ट में भी वो हो, ठीक है। फिर आता है क्या, मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि अगर किसी विमेन को बहुत जल्दी पीरियड्स आ गए हो और बहुत लेट से मेनोपॉज हो तो भी उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि पीरियड्स होने की वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, हाई होता है, और एक हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर क्या आता है हमारा, हैविंग चिल्ड्रन, यानी कि वैसे विमेन जिनके कोई बच्चे नहीं हो, ठीक है, 30 साल तक कोई बच्चे नहीं हो, और या फिर उनका जो पहला बच्चा है वो 30 साल या फिर 30 साल से ज़्यादा में हो रहा है, तब भी क्या होगा, रिस्क होता है। फिर आता है कि अगर कोई विमेन बर्थ कंट्रोल के लिए कोई अगर पिल्स ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो भी इंक्रीज करता है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अगर किसी जो विमेन है वो अगर लैक्टेटिंग फेज में है, नर्सिंग विमेन है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है वो सही से तो वो भी क्या कर सकता है, चांस बन सकता है, यानी एक फैक्टर कॉज कर सकता है कैंसर का। फिर आता है क्या हमारा, साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जिनसे हम पता लगा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो सबसे पहला क्या हमारा, निपल डिस्चार्ज। तो अगर हमारे निपल से किसी तरीके से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वीज करके देखते हैं निपल को कि उससे कोई डिस्चार्ज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अगर वो एक अगर निपल से डिस्चार्ज आता है तो वो भी एक क्या हो सकता है, साइन हो सकता है। फिर ब्रेस्ट के आसपास या फिर आर्मपिट में कहीं भी लंप या फिर थिकनिंग का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। फिर अगर हम लोगों को अगर लंप दिख रहा है तो वो भी एक सस्पेक्टेड हो सकता है। फिर डिम्पलिंग भी हो सकता है। फिर पुल्ड इन निपल, यानी कि जो निपल है वो अंदर की तरफ क्या हो सके, वो अंदर की तरफ घिंचा हुआ दिखे तो भी हो सकता है, ठीक है। स्किन में अगर इरिटेशन है या फिर आर्मपिट पेन, यानी कि आर्मपिट में पेन है या लंप है, और स्किन का जो टेक्सचर है, जो अपीयरेंस है, जो कलर है, अगर उसमें चेंजेस आ रहे हो तो ये सब क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो करते रहना चाहिए। लगभग जो 20 ईयर्स ओल्ड से 20 साल के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, हर मंथ करना चाहिए, ठीक है। हर मंथ में एक बार करना चाहिए। और कब करना चाहिए, जब पीरियड्स खत्म होते हैं, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है उसके कुछ 7 से 10 दिन के बाद हम लोगों को हर मंथ इसको क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। अब आता है क्या हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मेमोग्राफी, ठीक है। तो ये क्या हमारा मेमोग्राफी होता है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे प्लेट होता है, ठीक है, फिल्म प्लेट होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रेस्ट को इस तरीके से रखा जाता है, यहाँ पे पुट किया जाता है, और यहाँ से क्या होता है, एक्सरे का बीम आता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक्सरे का बीम आता है, और यहाँ से क्या करते हैं, कैमरा लगा हुआ होता है, और ये जो कैमरा लगा हुआ होता है वो उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है अगर कोई ट्यूमर है या फिर नहीं है ब्रेस्ट में। तो अगर ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर नहीं होता है तो जो मेमोग्राफी होता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये वाला मेमोग्राफी है हमारा, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर है तो वो क्या दिखेगा, जो पिक्चर है वो इस तरीके से दिखेगा, यानी कि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि यहाँ पे कुछ ये व्हाइट कलर का ट्यूमर दिख रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग ऊपर देखें तो यहाँ पे कोई ट्यूमर नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोग्राफी में हम लोगों को पता चलता है कि जो ब्रेस्ट है उसमें ट्यूमर है या फिर नहीं है। फिर आता है क्या, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं हम लोग, फिर MRI भी करवा सकते हैं, और फाइनली क्या हो गया, ब्रेस्ट बायोप्सी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन में आता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ब्रेस्ट है उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाला जाता है,
और उसको क्या कर दिया जाता है, लैब में भेज दिया जाता है। एक छोटा सा सैंपल ऑफ टिश्यू लिया जाता है, ठीक है, एक टिश्यू का छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। उससे पता चलता है कि वो जो टिश्यू है, वो जो हमारा ट्यूमर है, वो क्या कैंसरस है या फिर नहीं है। फिर आता है कि हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए 3-4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, हम लोग सर्जरी करते हैं, यानी कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, ठीक है, यानी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ब्रेस्ट का सर्जरी करेंगे। सर्जरी हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो आता है हमारा लिपेक्टोमी, नहीं होगा यहाँ पे, लुपेक्टोमी होगा, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग होगा यहाँ पे, लुपेक्टोमी या फिर मासेक्टोमी, ठीक है। तो जो लुपेक्टोमी होता है वो, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कैंसरस ट्यूमर को हटाते हैं, ठीक है, यानी जो ट्यूमर है सिर्फ और सिर्फ उसको हटाएंगे, पूरे ब्रेस्ट को हम लोग नहीं हटाते। लेकिन अगर हम लोग मासेक्टोमी का बात करते हैं तो पूरे ब्रेस्ट को हम लोगों को हटाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ल्यूपेक्टोमी, यहाँ से क्या करें हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है। तो ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बस ट्यूमर को रिलीज किया है, ट्यूमर को निकाला है, बाकी ब्रेस्ट को हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम लोग मासेक्टोमी का बात करते हैं तो यहाँ से पूरे ब्रेस्ट को हम लोगों को हटाना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मासेक्टोमी। यानी कि मासेक्टोमी मतलब कि पूरे ब्रेस्ट को हटाना ट्यूमर के साथ, और ल्यूपेक्टोमी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर को हटाना, ब्रेस्ट को छोड़ देना। फिर आता है क्या, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स का यूज करते हैं। जो ड्रग्स होता है वो क्या करता है, या तो कैंसर सेल को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर उसके ग्रोथ को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमोथेरेपी बोलेंगे। फिर आता है क्या हमारा रेडियोथेरेपी। जो रेडियोथेरेपी होता है उसमें हम लोग हाई एनर्जी के रेज का यूज करते हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई एनर्जी का जो रेज होता है उसको हम लोग यूज करते हैं जो ट्यूमर होता है या फिर जो कैंसरस सेल होता है उसको मारने के लिए। फिर आता है हमारा क्या, हार्मोनल थेरेपी। तो हार्मोनल थेरेपी में हम लोग अलग अलग तरीके के हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या आता है, हमारा हार्मोनल थेरेपी में आता है। अब क्या आता है हमारा, प्रिवेंशन। तो हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले हम अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। वेट को कंट्रोल करके हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस फिजिकल इनएक्टिविटी से बचना चाहिए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। अगर कोई हार्मोनल थेरेपी पे है या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। प्लस हेल्दी डाइट रखना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए अगर लैक्टेटिंग वीमेन या फिर नर्सिंग वीमेन है तो ये था हमारा ब्रेस्ट कैंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ, और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।